This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका दिन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शराब के झूठे मामले में युवक को पुलिस ने किया फॉरेस्ट, बाइक पर झूला लटकाया, फोटो वीडियो बनाकर किया गिरफ्तार। सीसीटीवी वायरल होने के बाद अधिकारियों ने दिए जांच के निर्देश। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में प्लम्बर की मौत, ननिहाल से घर लौटते वक्त हुआ हादसा, परिजन बेसुध। और मुजफ्फरपुर में फिर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 माफिया पर केस दर्ज। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इस बार पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को झूठी शराब तस्करी के आरोप में जेल भेज दिया, लेकिन तीसरी आंख ने पुलिस की पोल खोल कर रख दी। जानकारी के मुताबिक मनियारी इलाके के रत्नौली गांव के रहने वाले संजीव कुमार जब 21 जून की रात करीब 9 बजे घर लौट रहे थे, तभी अचानक उन्हें पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। बाद में एक इलाके में ले जाकर उसकी बाइक पर झोले से भरा शराब लटकाया और फोटो वीडियो बनाकर गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन पुलिस ने कोर्ट में संजीव को पेश किया। इसके बाद उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद संजीव ने अपने भाइयों को पूरी घटना बताई। जब संजीव के भाई घटनास्थल पर पहुंचे और पड़ताल की तो घटनास्थल के पास एक घर में सीसीटीवी कैमरा देखा। जब फुटेज चेक किया गया तो पूरा मामला सामने आ गया। आरोप है कि इसके बाद संजीव को डायल 112 की गाड़ी से अमरख गांव ले जाया गया, जहां मनियारी थाने का एक चौकीदार पीछे से संजीव कुमार की बाइक लेकर आया। इसके बाद संजीव की बाइक पर एक झोला टांग दिया गया। कहा जा रहा है कि झोले में शराब रखी हुई थी। बाइक पर टंगे हुए झोले में शराब रखे जाने के बाद संजीव को बाइक पर बैठाया गया, उसका फोटो और वीडियो बनाया गया। इसके बाद उसे शराब मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। 22 जून को संजीव को कोर्ट में पेश किया गया। इसी दौरान संजीव के परिजन की ओर से घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके आधार पर कोर्ट से संजीव को बेल मिल गया। अब सीसीटीवी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद से मनियारी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सीनियर अधिकारियों ने जांच के निर्देश दिए हैं। सिटी एसपी कोटा किरण ने बताया कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 21/6/25 को जो है रात्रि के 9 बजे मेरे भैया मेरे घर से 1 किलोमीटर दक्षिण में मार्केट है, वहाँ से लौट रहे थे तो रास्ते में देवव्रत कुमार अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से उनको उठा लिए। मेरे 2 चचेरे भाई अभिजीत और राजीव कुमार साहन में थाना में गए, उनको डांटा फटा गया। फिर एक सिपाही आकर बोला कि 10-5 मिनट रुकिए, हम लोग आते हैं। 5 मिनट रुके, लोग गेट पर आकर बोला कि 30,000 रुपये दीजिए और भाई मोटरसाइकिल ले जाएंगे। इन लोग देने से इनकार किया तो ये लोग उसको कपड़ा, उनको गंजी में थे, वो खाना दे कर चले आए, उनसे बात नहीं करने दी। कल होकर जब पता किया तो यहाँ कोर्ट में लाए उनको, तो 1 लीटर स्पीड के साथ और 10 बजे का FIR बता रहे हैं। और वो भी कहाँ, तो जमहरुआ से अमरख आने के रास्ते में खैर के पकड़े हैं। हम लोग 9 बजे था, सहारनपुर में थाना में है, सीसीटीवी फुटेज में है। उसके बाद जब उनको जेल से हम निकाले, कोर्ट से बेल करा करके, उसके बाद जब पता किया कहाँ कहाँ ले गया तो बताया कि हमको काजिंदा से अमरख की ओर ले गया है। वहाँ पता कि सीसीटीवी फुटेज में, तो उसमें जहाँ इनको शराब गाड़ी में टांग करके वीडियो बनाया है, उस घर के सामने सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था। उससे हम फुटेज प्राप्त किए तो लगा कि उनका दरवा थाना का सिपाही जो है इनके गाड़ी के हैंडल में दारू टांग करके फंसा दिया। वो भी 11:40 का वीडियो। 2 घंटा पैसा का इंतजार किया, हम नहीं दिए।
दारू से लाके बेचते कितने का हैं। डिमांड था? 30,000 का। 30,000। उठाया क्या था, क्या बोला, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? नहीं, कुछ बोला ही नहीं, सीधे आया सीधे आया, उठा लिया। क्या करते हैं संजीव जी? संजीव जी मैकेनिक हैं, टीवी और कंप्यूटर का। कहाँ से उठाया था? रत्नौली चौक पर से। वहाँ थोड़ा हमको साहू जी से वो विवाद हो गया था, ज़मीन कुछ निकला था, तो हम लोग कहाँ मरिया खाली कर दीजिए आप, ज़मीन में निकला है नापी में, और वही साहू जी कहीं कंप्लेन किया हुआ, कुछ किया होगा। शराब पटाखे बेचते? ये साहब कहाँ शिकायत किए हैं आप? हम किए हैं एसपी साहब को, आईजी साहब को, डीजीपी साहब को। कहीं से कुछ अभी तक? डीजीपी साहब कल बोले हैं कि 2 दिन टाइम दीजिए, हम जांच करवाते हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। चाहते कार्रवाई वगैरह हो थानेदार पर? जी जी, हम चाह रहे हैं कि पूरा थाना जितना स्टाफ मिली भगत है इसमें वो सस्पेंड हो। जब हमारे ऐसे आदमी, मेरे भैया पर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आज तक मेरा परिवार किसी से मार नहीं किया, न कभी जेल गया है, और ईमानदार आदमी को जेल भेज दिया। गिरफ्तारी कहीं और से की गई, फिर उनको कहीं और? जी, गिरफ्तारी रत्नौली से किया गया। ये उनके मोबाइल, मेरे जो एक्यूज है संजीव कुमार, उनके मोबाइल का सीरिया निकालिएगा, ट्रैवल लोकेशन, तो बुझाएगा कि 9:30 में थाना में, और FIR में बोल रहे हैं कि 10 बजे हम जहनुआ से उठाएं। कि शराब रख कर फंसाया गया है। हाँ जी, वो वीडियो हम भी देखे हैं, हमारे पास भी आए हैं, DI सर का स्तर से भी इसका संज्ञान लिया गया है, और इस जांच है तो ग्रामीण SP को इसमें नॉमिनेट किया गया है। वो जांच कर रहे हैं, वहाँ पे CCTV फुटेज या थाना में जाके वहाँ पे CCTV फुटेज, स्टेशनरी एंट्री, और उस घटना से पहले क्या हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ है, पूरा डिटेल्स और वो जांच करके हमको जांच रिपोर्ट दे देगा, उसके अनुसार हम कार्रवाई किया जाएगा, कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के कुर्ली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक प्लम्बर की मौत हो गई। मृतक की पहचान वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के निवासी 30 वर्षीय उमेश पंडित के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार उमेश पंडित मंगलवार को अपने ननिहाल कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी गांव आया हुआ था। बुधवार सुबह वह अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी बलिया ओवरब्रिज के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के मामा मोहन पंडित ने बताया कि उमेश प्लम्बिंग का काम करता था। वह मंगलवार रात ननिहाल आया था और सुबह घर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। शव देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, हम कुर्नी थाना के पुलिस पदाधिकारी SI अनिल पासवान हैं। हमारी ड्यूटी है दिवा गश्ती में, और भरमनशील ही थे, ओवरब्रिज से गुजर रहे थे तो देखे बलिया ओवरब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर नीचे गिरे हुए थे। कुछ पब्लिक यहाँ के स्थानीय लोग द्वारा जो है बीच सड़क से किनारे कर रहे थे। हम भी तुरंत पहुँचने के क्रम में देखे कि गिरे हुए हैं, जख्मी हालत में हैं। उनको आनन फानन में उठाकर हम कुर्नी अस्पताल में भर्ती कराए हैं इलाज के लिए। इलाज के क्रम में जो है लगा कि स्पॉट डेथ है। इनका नाम जो है पता चला, कुछ ID नहीं था, पर्स वगैरह कुछ नहीं था इनके पास में, मोबाइल में भी पासवर्ड लगा हुआ था। इनके गाड़ी नंबर से हम अपने ई-चालान मशीन के द्वारा सर्च किया गया है, इसे परिजन के द्वारा सूचित किए, नाम पता चला है कि इनका नाम उमेश पंडित है, ये लालगंज के रहने वाले हैं। इनका ननिहाल यहीं चंद्रहट्टी माधोपुर के गांव के बता रहे हैं, जो मोहन पंडित का भेगना बताया जा रहा है, विलास पंडित का नाती। यही सूचना है। कितना उम्र होगा लगता है? उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष की बीच में। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये पेशे से इनके बैग में देखे हैं कुछ मशीन है, रिंच वगैरह कुछ है, प्लम्बर मिस्त्री का जैसे हमको लगा। बैग में जो सामान है यूज का, ये पेशे से मिस्त्री लग रहा है। कौन जगह पे हुआ घटना सर? ये बलिया ओवरब्रिज के नीचे ढलान। हाँ, बजे की घटना है? 11 बजे की घटना है। अभी 11 बजे आज 11 बजे। आज दिनांक 2/7/2025 है। कहाँ भेजा गया है? कुर्नी अस्पताल। वहाँ पे क्या बताया गया है? और डॉक्टर द्वारा बताया कि ये डेथ हो गया ना? परिजनों को कॉल चला गया? हाँ, परिजन को पता परिजन लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं। देश में आज भी दलितों पर अत्याचार जारी है। अब तो दबंग सरेआम ये काम बिना खौफ के कर रहे हैं। दलितों पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां दबंगों ने श्राद्ध भोज न खाने पर दलित बस्ती के आवागमन पर रोक लगा दी। विरोध करने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर हमला कर दी जाती है। बाहरी लोगों को बुलाकर डराया और धमकाया जाता है, जिससे दलित बस्ती के लोग दहशत में है।
घटना औराई थाना क्षेत्र के आलमपुर सिमरी पंचायत के धसना गांव की है। इस मामले की शिकायत औराई अंचलाधिकारी से की गई है। अंचलाधिकारी ने सरकारी अमीन से नापी भी करवा ली है, जिसके बाद शत्रुघ्न सहनी और मुकेश सहनी को कड़े लफ्जों में चेतावनी दी है। अगर इस तरह की किसी भी प्रकार से कार्य करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। ये पुश्तैनी रास्ता है लगभग 400 वर्षों से। उस रास्ता को शत्रुघ्न सहनी, उसका बेटा, उसकी पत्नी मिलकर जाम कर दिया बांस बल्ला लगा के, जिसके कारण 70-75 व्यक्ति का रास्ता बंद हो गया है। 8 दिन तक बंद रहा। थाना और अंचल पदाधिकारी को कहे तो 21 तारीख को खुलवा दिया उस रास्ता को, फिर 30 तारीख को 29 तारीख को फिर लगा दिया उसको, तो महिला सब जाकर उसको हटा दिया। सरकारी अमीन जो नापा है उत्तर की ओर से खेसरा नंबर 114 में दर्शा दिया है उस रास्ता को, लेकिन एक्चुअल में वो रास्ता 713 खेसरा का है। जो दक्षिण से जो रास्ता ढलवा सड़क है वो दे दिया है दीपलाल बैठक को नाप के, और उत्तर बाहा जो है नाला है उसमें छोड़ दिया है 10-15 फीट। और वो विवाद का जड़ वही हो गया है। और ये परेशानी जो है बरसात का पानी वो भी नहीं बहने देता है। बरसात में वहाँ जल जमा हो जाता है। एक बार पुलिस थाना आके दरोगा और जमादार आके पानी को निकलवाए थे 4 साल पहले। झूठा मुकदमा लोगों पर कर देता है कोर्ट में जाके, थाना में नहीं जाता है, कोर्ट में जाके झूठा मुकदमा कर देता है, लोगों को तंग तबाह कर रहा है। हमारा 4 बेटा निर्दोष यहाँ नहीं था, पूना और बम्बे में था, उसको भी 4 मुदाले कर दिया, वो भी न्यायालय में चल ही रहा है। रास्ते को लेकर जो है मुकदमा करता फिरता है सब पर। जो बोलता है रास्ता को, जो बोलता है गांव के लोग कि भाई तुम जुलूम करना चाहिए, उस पर भी मुकदमा कर देता है। शिकायत की है थाना में? पढ़ना नहीं बदलना है। क्या मांग करते हैं? मांग के रास्ता खुलवा दीजिए, उस रास्ता के लिए प्रस्ताव भेज दीजिए सरकार के यहाँ। मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस ने ब्रांडेड नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का एक बार फिर से भांडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हथौड़ी थाना क्षेत्र के डकरामा गांव स्थित रामबाबू सहनी की झोपड़ी नुमा घर में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब, स्पिरिट, खाली बोतल, अलग अलग ब्रांड का स्टिकर और रैपर बरामद किया है। उत्पाद पुलिस के मुताबिक रामबाबू सहनी अपने सहयोगी पप्पू और दिनेश के साथ मिलकर ये विदेशी शराब की फैक्ट्री चला रहा था। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस इन तीनों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई अहियापुर थाना क्षेत्र की है, जहां उत्पाद पुलिस ने पीछा कर झारखंड नंबर की एक शराब लदी पिकअप से 80 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया है। यह शराब झारखंड से मुजफ्फरपुर के अहियापुर में डिलीवरी करनी थी, लेकिन दारू कारोबारी के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। पुलिस ने झारखंड के नीतीश कुमार नामक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया। उत्पाद थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कारोबारी की रैकेट को पुलिस खंगालने में जुट गई है। अभी जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग छापामारी कार्यक्रम कंटिन्यू जारी है अवैध शराब के खिलाफ, और इसी क्रम में हथौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टकरामा गांव में एक सूचना मिली हम लोगों को कि ये एक घर में अवैध विदेशी शराब का पैकिंग किया जा रहा है, मतलब नकली विदेशी शराब बनाया जा रहा है। इस सूचना पे हम लोग जब डकरामा गांव गए अपने टीम के साथ, तो वहाँ एक फूस के झोपड़ी से उस झोपड़ी के मालिक थे रामबाबू सहनी, और उन्हीं के झोपड़ी में काफ़ी भारी मात्रा में तैयार नकली विदेशी शराब बनाने के लिए जो भी मटेरियल होता है उसको जब्त किया गया, जैसे कि रैपर, खाली बोतल, कैरामेल, स्प्रिट, सारी सामग्री हम लोग जब्त किए, जो कि काफ़ी मात्रा में था। लगभग 450-500 के लगभग तैयार बोतल था डिफरेंट ब्रांड का, वो आपको मैकडॉवेल नंबर 1 और रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू, उसके अलावा स्प्रिट, कैरामेल, मतलब हर एक सामग्री हम लोग को वहाँ से बरामदी हुई है। 2-3 अभियुक्तों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई हम लोग। और एक दूसरे मामला में एक पिकअप हम लोग पकड़े हैं, जो कि आपको
ये अहियापुर थाना क्षेत्र के शिवराहा गांव में, इसको काफ़ी दूर से हम लोग को सूचना थी। पीछा करते करते शिवराहा गांव में अनबैलेंस होकर पिकअप एक नाली में आधा गिर चुका था। हम लोग को डर हुआ कि कहीं पलटी ना मार दे, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से उस पिकअप को हम लोग जेसीबी के सहारे उठवाए और उस पिकअप से लगभग 700 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ है। एक व्यक्ति भी अरेस्ट हुआ है जो कि खुद वाहन स्वामी है और उसी क्रम में वो पिकअप का वाहन चालक भागने में सफल रहा, जिसके विरुद्ध हम लोग अग्रेतर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस वाहन से गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है नीतीश कुमार, जो कि पतरातू रामगढ़ झारखंड का रहने वाला है। कुल 81 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई है। कैसे स्टोर किया शराब को? जी, शराब को कैसे छुपा रखा था? इन लोगों का ये जो पिकअप का डाला था उसमें बीच में शराब का वो कार्टून रखे हुए था और उसके ऊपर नीचे आगे पीछे खाली कैरेट को ये लोग पैक किए हुए था, ताकि बाहर से कोई भी देखे तो लगे कि खाली कैरेट किसी सामग्री को लाने के लिए जा रहा है। लोकल में किनको? लोकल तो जो इनपुट बताया ये कि अहियापुर वो शिवराहा गांव के इर्द गिर्द ही इसको शराब की डिलीवरी देनी थी। हम लोग उसकी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर का एलएस कॉलेज 3 जुलाई को अपना 126वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर कॉलेज परिसर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कॉलेज को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। मुख्य भवन, गेट, ऑडिटोरियम, सभागार और प्रांगण को रंग बिरंगे झंडियों, लाइटों और फूलों से सजाया जा रहा है, जिससे माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया है। इस विशेष दिन की शुरुआत सुबह 10:30 बजे एक भव्य उद्घाटन समारोह से होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शिरकत करेंगे। उनके हाथों विधिवत रूप से इस स्थापना दिवस का उद्घाटन किया जाएगा। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषण, सम्मान समारोह और शैक्षणिक उपलब्धियों की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। कॉलेज प्रशासन, प्राचार्य, शिक्षकगण और छात्र छात्राएं इस आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। कॉलेज के पूर्व छात्र भी इस अवसर पर आमंत्रित किए गए हैं, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर वर्तमान विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन और जिले के अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति भी समारोह में संभावित है। यह जानकारी बुधवार को कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी। आपको बता दें कि एलएस कॉलेज बिहार के सबसे पुराने और सम्मानित शैक्षणिक संस्थानों में से एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी। 126 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में यह कॉलेज शिक्षा, शोध और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार योगदान देता रहा है। आप सभी मीडिया के बंधु को, अपने शिक्षक को, कर्मचारी को, अभिभावक को और यहाँ के शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं उन सभी को 126वां स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। महाविद्यालय अपना 126वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाने जा रहा है। इस बार मुख्य रूप से शिक्षा में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या करने की और ज़रूरत है, इस टॉपिक पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। 3 तारीख को ये होगा, विकसित भारत 2047 में कैसे बन सके। इसमें उस शिक्षा की परिवर्तनकारी यात्रा में क्या हो रहा है और क्या आगे करने की ज़रूरत है, जिससे
छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके, वो डिग्री लेके ही घूमते नहीं रहे, उसको इस प्रकार का एड ऑन कोर्स भी दिया जाए जिससे कि वो बच्चा अपने जॉब सीकर से जॉब गिवर भी बन सके। उन्हें उस दिन माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय साहब पधारेंगे और राजभूषण निषाद जी जो यहाँ के एमपी भी हैं और केंद्र में मिनिस्टर राज्य मंत्री भी हैं, वो डॉक्टर हैं, वो भी बहुत फील्ड का जो उनका अनुभव हुआ मेडिकल साइंस का या अभी क्या समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। और उसके बाद शिक्षाविद के रूप में NK अग्रवाल साहब जो हायर एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, अनिल सिन्हा साहब जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के अभी मेंबर हैं, और उसके बाद संजय चौधरी साहब जो मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश चंद्र राय साहब अध्यक्षता करेंगे और सारे का संचालन राजेश्वर जी जो हमारे हैं वो करेंगे। और विषय प्रवेश अर्धेंदु जी यहाँ पॉलिटिकल साइंसिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के विभागाध्यक्ष हैं, वो करेंगे। 3 तारीख का मेरा कार्यक्रम यही है और 4 तारीख को कॉलेज में एक विशेष रूप से शिक्षक के लिए, ऑफिसर विश्वविद्यालय के लिए और जो एलुमनाई पुराने हैं उन लोगों के लिए भी विशेष रूप से आयोजन और गण्यमान्य जो यहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया है जिसमें महामहिम राज्यपाल पधारेंगे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब पधारेंगे और राजभूषण निषाद जी उस दिन भी हैं। तीनों आदमी गहन चिंतन इस पर करेंगे जो साइनिंग इंडिया टू अमृतकाल टुवार्ड्स एन एम्पावर्ड एंड विकसित भारत, कैसे एम्पावर्ड किया जाए, किस प्रकार से हम लोग जो अभी भी टेक्नोलॉजी विदेश से आयात करना पड़ रहा, अभी रक्षा सामग्री कितना लेना पड़ रहा, हम कैसे चीन से आगे compete कर सकें। आज मेरे मार्केट पर 80% विदेशी सामान का कब्जा है, तो इस सब पर गहन चिंतन होगा। और जो बच्चे जो पीजी में पढ़ रहे हैं उन लोगों के जीवन में, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या वोकेशनल कोर्स में पढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से डिग्री के साथ साथ ऐसा ट्रेनिंग हो जो फील्ड में भी जाके वो सर्वाइव कर सके, अब बढ़िया नौकरी ले ही नहीं सके वो दे भी सकें, जॉब सीकर ही नहीं जॉब गिवर भी बन सकें। तो उस दिन का शशिकांत पांडे साहब धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और उस दिन का विषय प्रवेश राजीव झा साहब करा रहे हैं। इस दिन का जो टॉपिक है साइनिंग इंडिया टू अमृतकाल टुवार्ड्स एन एम्पावर्ड एंड विकसित भारत। और जी 5 तारीख को भी सर एक कार्यक्रम विशेष रूप से छात्रों को डिग्री तो मिल जाता है मास्टर की, लेकिन उनको किस प्रकार से जीवन यापन करना है, किस क्वालिटी, किस कंपटीशन में जाना है, क्या लॉ एंड ऑर्डर में सहयोग करना है, क्या जुडिशियरी के कानून को पालन कराने में सहयोग करना, इसके लिए बच्चों के लिए उस दिन का 5 तारीख को टॉपिक है सेमिनार का छात्रों के समग्र विकास में उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका। हम लोगों से भी कुछ आशा जुडिशियरी वाले भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी करते हैं। जो बच्चा हम ग्रेजुएट बना के भेज रहे हैं, जो पीजी करके जा रहे हैं, वो नियम कानून का पालन करें, अधिकार को के साथ साथ अपना कर्तव्य का भी ख्याल रखें। बात पर गहन विमर्श के लिए उस दिन वरीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद साहब को अनुरोध किया गया है और डीजीपी साहब जो बिहार के विनय कुमार साहब हैं, IIT रुड़की के पढ़े हुए हैं, राजीव रंजन साहब भी अपने क्षेत्र के विशिष्ट जस्टिस के साथ साथ एकेडमिक फील्ड में भी बहुत महारत उनको है, तो वो दोनों आएंगे और उस दिन विशेष करके हम शिक्षकों को उस दिन का भी माननीय कुलपति दिनेश चंद्र राय साहब से ही अनुरोध किया गया अध्यक्षता करने के लिए और धन्यवाद ज्ञापन शिवेंद्र मौर्या साहब करेंगे और उस दिन का मंच संचालन की भूमिका राजीव कुमार जो यहाँ हिस्ट्री के हैं, NCC के प्राध्यापक हैं, उनको दिया गया है। हम सब मिलके चाहते हैं जो कॉलेज से एक ऐसा मैसेज जाए जो हम लोग चाह रहे हैं जो देश विकासशील से विकसित बने, वैसा बच्चा लंगर सिंह कॉलेज से फिर तैयार होकर निकले जो देश का नाम विश्व में रोशन करे। हम लोग डिग्री लेके ये नौकरी वो नौकरी नहीं, हम लोग अपना जैसे फाउंडेशन में ही तैयारी अपना कर लेता। आज हमको किस फील्ड में जाना, हमको पत्रकार बनना है या इंजीनियर बनना। मुजफ्फरपुर जंक्शन के उत्तर परिसर में स्थित 2 प्राचीन मंदिरों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के केंद्रीय अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर पाराशर ने पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर तोड़े जाने की घटना को न केवल विधि विरुद्ध
बल्कि हिंदू समाज की आस्था पर हमला बताया। ज्ञापन में आचार्य पाराशर ने उल्लेख किया कि 10 मार्च 2025 की रात करीब 12 बजे भारी पुलिस बल और रेलवे प्रशासन की मौजूदगी में शिव परिवार मंदिर और दुर्गा महावीर मंदिर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस दौरान मूर्तियों को अपमानजनक तरीके से उखाड़ा गया और मंदिर में रखे देवी देवताओं के गहने, पूजन सामग्री और चढ़ावे की वस्तुएं रहस्यमय तरीके से गायब कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि यह भूमि रेलवे की नहीं थी, बल्कि बिहार सरकार के खाता संख्या 355, खिसरा संख्या 177, वार्ड संख्या 7, नगर पालिका मुजफ्फरपुर अंतर्गत थी, जो खतियान में शिव मंदिर के नाम से दर्ज है। ज्ञापन के माध्यम से 3 प्रमुख मांगे रखी गई। पहला, दोनों मंदिरों का पुनर्निर्माण उसी स्थान पर कराया जाए। दूसरा, गायब की गई मूर्तियां और पूजा सामग्री श्रद्धालुओं को वापस दी जाए। और तीसरा, इस विध्वंस में शामिल अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने बताया कि पहले भी कई बार रेल अधिकारियों, स्टेशन अधीक्षक और मंडल रेल प्रबंधक सोनपुर को ज्ञापन दिया गया, मगर 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी का 5 सदस्यीय एक डेलीगेशन लेकर के आए हैं, प्रतिनिधि मंडल, और यहाँ जो एजीएम है उप महाप्रबंधक श्री अभिषेक कुमार जी, उनसे मिले हैं। और उनको हम लोगों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो 2 मंदिरों को तोड़ा गया था 10 मार्च को, उसको रीस्टोर करने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो विलम्ब हो रहा है डीआरएम के मंडल रेल प्रबंधक के बार आश्वासन के बाद भी, उसी संदर्भ में एक शिकायत पत्र हमने दी है, जिसमें कि हम लोगों ने 3 सूत्री मांग पत्र मांग किया है, जिसमें कि मंदिर को रीस्टोर किया जाए और इसके अलावा जो उसकी मूर्तियां रेल पदाधिकारियों द्वारा चोरी करवा दी गई, उसको भी हम लोगों को वापस किया जाए और जिन लोगों ने ये कुकर्म किया है उनके विरुद्ध में विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। और इसके साथ ही हम लोगों ने जो हमारा मंदिर का खतिहान है, जो रेलवे जंक्शन का वह भाग जो बिहार सरकार के का है, जिसका कि खाता संख्या 355 और खिसरा संख्या 177 है, उस खतिहान की भी कॉपी देते हुए हमने आग्रह किया है कि ये रेलवे की ज़मीन में नहीं है। तो बहुत सौहार्दपूर्ण अभिषेक जी के साथ हम लोगों की, एजीएम साहब के साथ हम लोगों की वार्ता हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि फिर से एक रिपोर्ट हम मंगवाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो रिपोर्ट अभी तक हमको दिया गया है, भेजा गया है। मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन में हाजिरी सिस्टम को लेकर उठे विवाद पर बुधवार को वर्तमान समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। समिति ने कहा कि हाजिरी व्यवस्था को बंद नहीं किया गया है, बल्कि उसमें पारदर्शिता और तकनीकी सुधार किए गए हैं, ताकि युवा अधिवक्ताओं को भी बराबर अवसर मिल सके। एसोसिएशन के सदस्यों ने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर यह झूठ फैला रहे हैं कि हाजिरी प्रणाली समाप्त कर दी गई है, जबकि यह सच नहीं है। नई व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक है। इस व्यवस्था में अधिवक्ताओं की सहभागिता और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया है कि एसोसिएशन के गठन के बाद से अब तक 2 माह का कार्यकाल हुआ है और इस दौरान एसोसिएशन की आंतरिक कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। समिति के सदस्यों ने यह भी बताया कि कार्यकाल की शुरुआत को अभी 2 माह ही हुए हैं और इस अल्प समय में भी एसोसिएशन की आंतरिक कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। अनुशासन में रह के आप महासचिव महोदय के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपकी अगर कोई शिकायत है, कोई आप नया बात कल्पना कर रहे हैं, तो उसका वहाँ पहुँचाइए। वहाँ से कमेटी में आएगा, कमेटी के द्वारा अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो वह बात आम सभा में ले जाई जाएगी। लेकिन आम अधिवक्ताओं में, युवा अधिवक्ताओं में यह बात फैलाना कि हाजिरी सिस्टम बंद कर दिया गया है, कॉपी पर केवल दस्तखत करने से वकीलों की हाजिरी नहीं बनती, वह एक तरीका था कि हमारे बीच में आके कोई नॉन प्रैक्टिसिंग या जो अधिवक्ता नहीं भी हैं, क्योंकि सब लोग सबको अब नहीं जानते, यहाँ क्षमता 4000, तो इसलिए एक माध्यम था कि कॉपी पर लोग साइन करते थे। केवल कॉपी पर साइन होना, हाजिरी के लिए न जाना, हाजिरी सिस्टम, ये तो इतना कम बुद्धि का बात है, अल्प बुद्धि का बात है कि हाजिरी जब बनाएंगे अधिवक्ता पेन से लिखेंगे, हम लोग स्कूल में थोड़े ना है,
ये बहुत बड़ा संस्था है। महासचिव अध्यक्ष के माध्यम से जो हाजरी सिस्टम का जो पैसा एकत्रित होता है उसको समय समय पर पहले भी शेयर मनी के रूप में, कभी बोनस के रूप में, कभी मंथली के रूप में दिया गया है। अभी निश्चित रूप से आमदनी काफ़ी घट गई थी। शेयर मनी जो बढ़ाया गया है, शेयर मनी अभी जो वकालतनामा में और हाजिरी के पेपर में बढ़ाया गया है। पहले 10 रुपया मिलता था, अब 15 मिलेगा। जहां 20 मिलता था वहां 40 लौटाया जाएगा। निश्चित रूप से राशि बढ़ेगी। अब जब सेल बढ़ेगा तो उस राशि को यहाँ का कोई भी पदाधिकारी कहीं और नहीं ले जाने वाला। वह यहीं के एसोसिएशन में, यहीं के अधिवक्ताओं के बीच में, चाहे बोनस के रूप में हो, चाहे अन्य शेयर मनी के रूप में हो, मेडिकल के रूप में हो, यहाँ आखिर इतना बड़ा संस्था को चलाने के लिए लोग 2 मिनट के लिए कुर्सी अगर 10 हम मंगवाते हैं तो जहाँ जहाँ कुर्सी है भी लोग चाहते हैं कि हमको कुर्सी मिले, हमको सुविधा मिले, हमको सफाई मिले। उसी पैसा से सारा लाभ दिया जाता है। इसलिए ये हाजिरी सिस्टम बिल्कुल यथावत जारी है। कोई भी आदमी को भ्रम फैलाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर सवाल कैसे उठाया गया कि हाजिरी सिस्टम? सवाल तो रोज उठता रहता है। आप लोग पत्रकार हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी के मन में भला बुरा कोई बात ही नहीं है। केवल उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, से उल्टे उसमें सुधार करके बढ़ोतरी। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव क्या हुआ? शेयर मनी बढ़ाया गया। नहीं, अटेंडेंस की जो बात कर रहे हैं, अटेंडेंस कुछ नहीं। पहले यहाँ से कॉपी पे 100-200 कैसे होता है ये बताइए ना। जो आरोप लगाया वो बंद हो गया है। कॉपी पर दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। सबको सब लोग जानते। देखिए, अटेंडेंस हम लोगों ने, हमारे पास पहले से अटेंडेंस का ढेर सारा हमारे पास लिस्ट है। हम उसको एसेस करके उसमें हम छांट लेंगे कि कितने हमारे एडवोकेट हैं। हमारे पास पूरा उसका डाटा है। इसलिए केवल आके हाजिरी बनाने से सिस्टम बंद नहीं होगा। हाँ, प्रत्येक महीना एक मिनिमम राशि जो देते थे वो नहीं दे करके विचार हम लोग का कमेटी में हो रहा है। हो सकता है कि बोनस के रूप में उसको हम साल में 3 बार दें या 2 बार दें। हम लोग का आंतरिक मंथन चल रहा है। फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन जो ये अफवाह फैलाई गई, चाहे जो भी हमारे पूर्व पदाधिकारी ऐसा कह रहे हैं, वो भी हमारे बहुत आदरणीय हैं। ये सब बातें उनको नहीं कहनी चाहिए। अन्यथा ये मैसेज आम सभा के लिए तो क्या बुलाइए या नहीं? देखिए, आम सभा के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो छोटी बात थी एक ये छुट्टी की, तो हमने आम सभा में भेज दिया। हम लोगों का कमेटी बैठेगा, अन्य लोग से हम लोग विचार कर लेंगे। आवश्यकता होगी तो आम सभा में चले जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.